हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी ब्रेन्स पे। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिटी का जो पीवाईक्यू है उसे, क्योंकि हमने हिस्ट्री का पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल तीनों का। और आज करेंगे पॉलिटी का। तो देखते हैं पॉलिटी का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में डिटेल से व्याख्या देखते हैं। तो देखिए क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो यहाँ पे याद रखने योग्य बात जो है क्या है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कर दिया? निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। बात करते हैं इसके बारे में। क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। अगला देखिए क्या है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें क्या किया गया था? स्वराज की घोषणा की गई थी। तो उस टाइम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक, आज़ादी से पहले तक 26 जनवरी को क्या किया गया? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्यों मनाया जाने लगा? ताकि 26 जनवरी के दिन को भूल ना सके, इसलिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसमें भी कंफ्यूजन डेट है कि घोषित कब किया गया और अंगीकृत कब किया गया। तो अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। और इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऊपर हमने अभी बात किया था
की संविधान सभा को 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला देखिए क्या है। अगला है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। जो भारतीय संविधान दिवस है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि ये बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ, और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन क्या हो गए थे? लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं आज भी। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां रही हैं उसके बारे में। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे, और इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो क्या पूछ रहे हैं कि इस समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो इस समिति के जो सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बात करते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्तर एवं D.P. खेतान। इनमें से B.L. मित्तर के स्थान पर N. माधवराव तथा D.P. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। क्या हुआ था? जब D.P. खेतान नहीं रहे, जब B.L. मित्तर जी नहीं रहे, तो इनके स्थान पर N. माधवराव आए और T.T. कृष्णामाचारी जी D.P. खेतान की बात है। अगला बात है कि जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। ये सभी थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। बात करें संविधान सभा की व्यापारिक समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। कहाँ से? मुंबई से। अगला है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत से क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष जो समानता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 14 में, कि किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी कि जो भारत है वो अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो देखिए विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण दोनों अलग अलग बातें हैं। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। बात करें क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, लिखित संविधान नहीं है, फिर भी यहाँ से ली गई है, और कानूनों के जो समान संरक्षण की अवधारणा है ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है ये कहाँ से आई? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से आई थी। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, तो इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। इस क्रांति में जो वाक्य यूज किया गया वो क्या था? वाक्य जो था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये वाक्य का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई है, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया,
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना इत्यादि। अगला देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या सब लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाते हैं वो प्रक्रिया ली गई है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सब कहाँ से ली गई है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। आगे बात करें तो कनाडा है। कनाडा से क्या सब लिया गया, परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट जो जितनी भी शक्तियां हैं, केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आते हैं, वो लिया गया है। सोवियत यूनियन, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय की अवधारणा जो है ये रूस से सोवियत संघ से लिया गया था। आगे बात करें फ्रांस की। फ्रांस से गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे संबंधी विचार, प्रस्तावना में जो भी अभिव्यक्त हैं उसको फ्रांस से लिया गया है। आगे बात करें जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, मौलिक अधिकारों का, उसको लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन वगैरह ये सब लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो स्थापना है ये लिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया। तो जो ये विचार का संदर्भ है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। ऊपर हमने डिटेल से बात की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो जो है आप इसको मिलाइए और अच्छे से चयन कीजिएगा। हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है, तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है, तो ये कनाडा से लिया। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई। जो जनहित याचिका की धारणा है ये अमेरिकी गणराज्य से। जनहित याचिका PIL की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने का व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। ठीक है, अगला है हमारा क्या चीज, संविधान के प्रमुख भाग तथा जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में बात कर ले। तो देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां शामिल हैं। इसके बाद बात करें हम लोग, भारतीय संविधान में लगभग 450 से क्या है अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद क्या किए गए, निकाले भी गए और नई सूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर फिर 12 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में जो है कितने आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल वर्तमान में माने जाते हैं। 400 से अधिक आर्टिकल माने जाते हैं। ऊपर आप व्याख्या देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, कितने अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है, तो जो है इसमें कितने अनुच्छेद शामिल हैं, तो हमने अभी क्या पढ़ा, 400 से अधिक है तो 450 है, तो 444 है यहाँ पे, ये भी हो सकता है, या फिर 395, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में शामिल की बात करें तो 444 धाराएं आप लगा के आइएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। भारत के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के द्वारा। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है और उसका किसी भी
रूप में क्या होता है, आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 13, जो आर्टिकल 13 है। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक क्या है, शून्य है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत क्या है, जो वाद विवाद होते हैं और कार्यवाहियों का जो उल्लेख है किया गया है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की जो शक्ति और है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। 302 में क्या है, ये क्लियर हो गया। वाणिज्य का, समागम का, व्यापार का निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की जो शक्ति है उसका वर्णन है। और जो अनुच्छेद 76 है उसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख हमें मिलता है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो 120 के एक में बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के खंड 1 के अनुसार राज्य भाषा को सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, बोलने में ज्यादा सक्षम नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा में जो उसका मदर टंग है उससे को क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है उससे। ठीक है, आगे बात करें। अगला टॉपिक है हमारा अनुसूचियां से कवर करते हैं। इसमें क्या है कि मिलान करें और इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। जो संघीय सूची है इसमें टोटल कितनी है, 97 प्रविष्टियां हैं। ठीक है, जो राज्य सूची है इसमें 66 हैं और जो संवर्ती सूची है इसमें 47 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पता ही है, ACB। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत क्या क्या है, तो राज्य सूची, भूमि सुधार राज्य सूची का क्या है, विषय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची में हम बात करते हैं कि शपथ और इसके प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। लेकिन एक याद रखने योग्य जो बात है क्या है कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं दिलाया जाता। आगे बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है। तो बात करें शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके क्या थे, समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है
कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल जो है वो शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं और पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में क्या है, नहीं किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया है, संवृत्ति सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को रोकने के लिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची की संवृत्ति सूची है, उसमें प्रविष्ट 17 के तहत ये उल्लेखित है कि जानवरों की रक्षा की जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं। तो चौथी में भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये किससे, अनुसूचित जनजाति से। ठीक, देखिए इसके बारे में अब हम व्याख्या करते हैं। तो क्या है कि 5वीं अनुसूची जो है, ये अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। जो 5वीं अनुसूची है, इसमें हम पढ़ते भी हैं कि इसमें SC ST के क्या है, सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है। तो जो भारतीय संविधान का 10वीं है, इसका जो संबंध है वो दल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से है। बात करते हैं किससे, दल विरोधी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी जो क्या है उपबंध है किए गए हैं। और इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। और इसके तहत भारत ने प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। बात करें, अगला टॉपिक है हमारा उद्देशिका। उद्देशिका से जो क्वेश्चन है उसका क्या नाम है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा कथन का क्रम सही है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है। तो देखिए इसमें जो क्रम है ये सही है। क्यों सही है, इसके बारे में भी हम डिटेल से देखते हैं। क्या है कि प्रश्न में दिए गए शब्द हैं, क्या चीज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। और इनमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे और इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम क्या था, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ऐसा इसका क्रम था। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं, प्रभु, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप
में घोषित किया गया है। तो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 की भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। जो शब्द हैं इस पे हमें विचार करना है। तो इस क्रम में सबसे पहला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक। दूसरा क्या हो जाएगा? समाजवादी। तीसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख क्या है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौम समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्या है 1976 के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जो है 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन से शब्द थे जो जोड़े गए उसके बारे में बात करें तो जो शब्द थे क्या थे? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। कौन से शब्द थे? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा करता है? संविधान की प्रस्तावना। कौन सी? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, ऐसा हमने बात किया था। भारतीय संविधान में जो निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये हम उद्देशिका में भी पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है शासन प्रणाली, शासन। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? जो भारतीय संविधान है इसकी प्रकृति क्या है? इसकी जो प्रकृति है ये संघीय है, किंतु इसकी जो भावना है वो क्या है? एकात्मक है। क्या है इसकी भावना? एकात्मक है। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने से पहले ये देख ले, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं गौर से। ठीक है, संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में क्या किया था? विभाजित किया था। पहला तो संघात्मक, दूसरा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां हैं एक ही सरकार में निहित होती है और जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है इसमें प्रांतों के
केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। प्रांतों को क्या करना पड़ता है? केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। और इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विविधताओं ने काफी मतभेद रहा है और संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान का एक संघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान कहा है, जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में कहा है। ठीक है, तो जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की जो सशक्त प्रवृत्ति है अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो जो संविधान है वो सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो एवं विभिन्न इकाइयों को सृजन प्रदान करता है, सृजन का जो है प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो जो सही है वो कौन सा है? उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, पहला तो संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संस्थात्मक शासन जो है ये इसका जो व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिक के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है, तो अतः जो विकल्प ई है वो सही उत्तर है। आगे बात करते हैं हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार उसे प्राप्त है। किसे? जनता को। ठीक है, प्रजातंत्र का आशय है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने के आधार पर होती है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। क्या ये भारत में प्रजातंत्र? ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वां क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र का बनाना। देखिए, विधि का नियम, विधि का शासन, कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र हो। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है? तो जो ये विभाजन प्रणाली है ये नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है ये नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। क्रियान्वयन से तो इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो है कौन सी सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो इसमें से है कौन सी सही नहीं है? कथन तो बड़े देशों के लिए आदर्श जो है सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में जो शामिल है वो है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति। सरकार की त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या है? एक विशेषता है। संविधान का लचीलापन होना, हमारे संविधान का क्या है? लचीलापन है।
कठोर भी है और सामान्य भी है। एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। अतः हमारा जो अभीष्ट उत्तर है वो विकल्प सी जो है एकदम सही है। अगला हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, विकल्प सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये क्या है, कथन सत्य है। क्योंकि अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला टॉपिक हमारा जो है उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का क्या स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान जो है राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इसे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान जो है एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना क्या ज्यादा उचित रहता है। क्वेश्चन अगला टॉपिक है राज्य एवं उसका क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र। तो दिल्ली जो है वो क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक क्या है, संघराज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बनाया गया था, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन के अधिनियम से क्या किया गया था, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, 1975 में पूर्ण राज्य जो है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का F के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। पृथक वनांचल है या मिथिलांचल, यहाँ पे वनांचल लिखा है, मिथिलांचल शायद है। तो बात करते हैं क्या है कि इसमें से इनमें से कोई नहीं है। क्या है कि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार सिर्फ जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। अतः अभिष्ट उत्तर जो है हमारा डी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1956 में जब क्या हुआ था, पोटी श्री रामल्लू जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ और 1956 में सर्वप्रथम जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन किया गया। कब, वर्ष 1953 में। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे वो एक से अधिक लोग थे, क्योंकि इसमें हृदयनाथ कुंजरू भी थे, केम पनिक्कर भी थे। तो इनके बारे में डिटेल से ऊपर देखते हैं, परिचर्चा जो दिया गया है, व्याख्या किया गया है उसमें। ठीक है, क्या है कि 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. पनिक्कर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। अतः जो विकल्प डी है वो हमारा क्या है, सही है। अब आता है क्वेश्चन हमारा किससे, नागरिकता से। नागरिकता से बात करें तो क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है वो किससे नहीं प्राप्त की जा सकती है, हम जानते हैं भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, जन्म से भारत का होना चाहिए, जन्म जो है देशीकरण द्वारा हो,
जो बच्चे हैं उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हूँ, ऐसा हो सकता है पंजीकरण के द्वारा। तो बात करते हैं, देखिए क्या सब है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, बाद में इसमें क्या किया गया, संशोधित हुआ और इसके द्वारा क्या किया गया, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। इसमें बताया गया कि भारतीय नागरिकता किस किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो पहला क्या है कि जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा। वंश किसी का अगर भारत में है तो वो उसे भारत का आसानी से नागरिकता मिल जाएगा। राष्ट्रीयकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा। अगर कोई भूभाग भारत में सम्मिलित होता है तो उसमें उस भूभाग में जितने भी लोग हैं उसे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है और यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ। जो नागरिकता संशोधन कानून है ये कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और इसी तिथि को लोकसभा से इसे पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। ये विधेयक अधिनियम बन गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह है इसको नागरिकता प्रदान करना। जो अल्पसंख्यक समूह हैं अभी भी प्रताड़ित होते हैं, उत्पीड़ित होते हैं, उन समूहों को क्या करना था, नागरिकता प्रदान करना। बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य जो है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए और वहां के अल्पसंख्यक समूह जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो है इनको भारत की नागरिकता की पात्रता प्रदान करना, इसका क्या था, उद्देश्य था। टॉपिक हमारा क्या है, मूल अधिकार। इससे क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत क्या किए गए हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान का जो भाग 3 है इसके जो अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक हम जानते हैं और इसमें मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो 7वां मौलिक अधिकार है उसे संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है क्योंकि वो संपत्ति का अधिकार था। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, उपयुक्त में से किसके अंतर्गत, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होगा इसका। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का ही अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण जो व्यक्ति है वो ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, पहला तो मौलिक अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार, तीसरा संवैधानिक अधिकार। तो जो उत्तर है वो ई बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होती है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है और यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा जो अधिकार है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये क्या है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है।
देखिए क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 जो है गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ये ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 300 के खंड क के तहत क्या है, संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। यद्यपि गैर नागरिकों को भी ये प्राप्त है, तथापि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड 4 के तहत नागरिकों को प्राप्त था। ये क्या है, शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे क्या क्या जा चुका है, वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। जो इसमें है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं, ये सिर्फ क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को क्या है, प्राप्त नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड क भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है, और ये जो अनुच्छेद है 21, ये जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भारतीय नागरिकों तथा विदेशी सभी को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। अभी हमने बात किया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, 20 तारीख 6 महीना 1979 से क्या हुआ था, ये प्रभावी हुआ था और इसके बाद संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई क्या थे, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जिस समय इसे लागू किया गया था उस समय जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, और किस पार्टी से थे, जनता पार्टी से। ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो मोरारजी देसाई के काल में। हमने भी ऊपर बात किया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 खंड क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो कौन से आर्टिकल के तहत हर नागरिक का जो अधिकार है, बात करते हैं हम लोग कौन से तहत? तो जो है 19 का खंड 1 के उपखंड 1 के तहत जो है हर नागरिक अपने भवन के ऊपर क्या कर सकता है, झंडा फहरा सकता है। ये उनका मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कौन सा मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? तो बात करते हैं हम लोग जो सूचना का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार, ये सब भी का हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करिए क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड क के अनुसार जो आर्टिकल 19 है, इसके क्लॉज 1 के सब क्लॉज क के अनुसार ए के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है और इसके साथ ही सूचना के अधिकार को मानव अधिकार भी कहा जाता है। और शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
मूल अधिकार है। तो इस प्रकार विकल्प ए और सी जो है ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का खंड क जोड़ा गया और जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, सभी को क्या करेगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न पूर्ण रूपेण करेगा। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव हुई। और शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है और सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। ठीक है, बात करें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 19 का खंड क का उपखंड क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है इसके बावजूद भी। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 11, क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को ऊपर अभी हमने बात किया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है इसे जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा मानव अधिकार है? हमने ऊपर बात किया था अभी, शिक्षा का जो अधिकार है ये। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद जो 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज ए है उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, उसका अधिकार दिया गया है। बात करते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को। बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने जो है बाबा भीमराव अंबेडकर इन्होंने क्या किया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा, जो है उसे क्या कहा? संविधान की आत्मा और हृदय कहा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा। और यह एक कार्यवाही है, ये क्या है? कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच कर सकता है। और इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। और पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने की दावे की वैधता की जांच की जाती है। तो जो हमारा आयोग है उसने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में क्या माना है? विकल्प सी को सही माना है। तो हमारे लिए भी यही बेटर होगा कि हम इसको सी ही माने। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति क्या है, किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 को प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला तो परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा प्रतिषेध। आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो क्या है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये भाग 4 में है और 36 से 51 आर्टिकल तक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार हमें मिलता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वर्णित है। क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है और ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। जब किसी राज्य का नीति का निर्माण हो या कार्य हो रहा हो तो उसमें ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध हैं। तो कौन से हैं इसमें जो है, कौन कौन से हैं, तो बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता क्या है, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 का जो खंड है घ, इसको हम लोग पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य करने के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 का जो खंड क है यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है और इसका प्रभावी नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है और यह राज्य पर बाध्यकारी भी नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो ये किस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से अलग हैं क्योंकि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये परिवर्तनीय नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है न्यायालय द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए जो निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित है और मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की क्या है, एक गारंटी है। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 जो है क्या देता है, निर्देश देता है। बात करते हैं भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और इसी के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप इसका जो है सही उत्तर का चयन कीजिए और ये रहा हमारा राइट आंसर है, आप इसका चयन कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं हम लोग मूल कर्तव्य से, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। मूल कर्तव्य का जो पहला क्वेश्चन क्या है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। मूल कर्तव्य है इसमें 10 आचार दिए गए हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए जो स्वर्ण सिंह समिति है वो गठित की गई थी और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क में उसके तहत क्या किया गया, अनुच्छेद जो 51 का क है इसमें संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं इनकी शिक्षा जो है निःशुल्क हो। इनसे संबंधित क्या किया गया, प्रावधान दिया गया और जोड़ा गया इसको। अब मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 होगी और स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्ष सहित 12 सदस्य इसमें शामिल थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। बात करते हैं आगे
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो कौन सा अध्याय है? मौलिक कर्तव्य है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है इसको निर्धारित किया है गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में जो मौलिक कर्तव्य है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है और ये अनुच्छेद 51 के खंड क के उपखंड 4 में इस प्रकार शामिल है क्या गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इस प्रकार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों का। देखिए क्या है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष है ये कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। बात करते हैं अनुच्छेद 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है किसमें? राष्ट्रपति में। ऊपर हमने अभी बात की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि राष्ट्रपति जो है ये संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का क्या करता है? निर्माण करता है और इस प्रकार ये संसद के अभिन्न अंग हैं। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए क्या करती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारतवर्ष की जो रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होती है, पास होती है, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है और इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बारे में देखिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ या अधिकारियों के द्वारा ये क्या करते हैं? अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। तो बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो कि अनुच्छेद 52 में वर्णित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा करेंगे। ये किसमें? अनुच्छेद 53 के खंड 1 में वर्णित है, क्लॉज 1 में वर्णित है। बात करें भारत का राष्ट्रपति कितनी बार जो है पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो इसका जो है कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार क्या कर सकता है? चुनाव के लिए क्या है कि कितनी भी बार ये क्या हो सकता है? चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है और इसके अनुसार बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करना चाहता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए वो उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र हो सकता है। इस प्रकार जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए क्या है? पात्र है, जब तक उसकी इच्छा हो या जब तक नया उत्तराधिकारी ना मिल जाए तब तक रह सकता है, और यदि अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तब तो होगा ही चुनाव। बात करें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें जो है विधान परिषद से सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य। तो बात करें संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है और इसमें जो है कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, और जो एमएलएज हैं स्टेट्स के, वो भाग लेते हैं। तीसरा क्या है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। कब किया गया? तो जब 70वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा ये बात कही गई। और राज्य के विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते, ऊपर हमने अभी बात किया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी
अभी शामिल नहीं किया गया है। बस दिल्ली और पुडुचेरी के ही विधानसभा के सदस्य शामिल है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है ये उपरोक्त में से एक से अधिक राज्यसभा द्वारा भी होता है, भारत की जनता द्वारा नहीं होता है। संसद के दोनों सदनों एवं सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद व राज्य विधानसभा द्वारा होता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक से अधिक। ऊपर हमने अभी बात की है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी होता है। अनुच्छेद 55 का खंड 3 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय या हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो विकल्प बी और सी क्या है, दोनों ही सही है। अगर आगे बात करते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास इस विवाद को सौंपा जा सकता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो इस विवाद को आर्टिकल 71 के खंड 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय यही अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो बात करें इसमें जो है राज्य की जो विधानसभा है वो भाग नहीं लेती है, निर्वाचन में भाग लेती है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में जो है ये भाग नहीं लेती है। इसके बारे में बात करें तो जो अनुच्छेद 61 है इसके अनुसार क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग होगा ये क्या है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, और तो इसमें जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो भाग नहीं लेंगी। जबकि अनुच्छेद 54 के खंड ख के अनुसार क्या है कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यशक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात क्या है, सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होते हैं, उसके बाद 5 वर्षों के लिए ही पद ग्रहण करेंगे। ये बात सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं, ये बात सत्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। ये बात सही नहीं है क्योंकि जो 60 है उसमें नहीं है बल्कि 61 में किया गया है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उसमें क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में ये उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए ही पद ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर वही राष्ट्रपति बनेंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद में कौन काम करेगा, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है उपलब्ध तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वो रहेंगे, और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उनका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उस टाइम वो भी बन सकता है। बात करते हैं आगे। देखिए क्या है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जो पद का कार्यभार है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसमें उपलब्ध है तो राष्ट्रपति की कृत्यों को क्या करेगा, संपादित करेगा। और ये किसके तहत लाया गया, जो राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 आया उसके तहत। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। तो अभी हमने बात किया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद द्वारा। ये बहुत ही छोटा व्याख्यान है, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में। अगला देखते हैं क्या है, अगला है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किसकी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है अधिकार नहीं देता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह
क्या कर सके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य की संख्या का बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन न हो। बात क्या कह रहे हैं कि तभी हटाया जाएगा जब संख्या के बहुमत द्वारा क्या हो, उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत हो और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। अतः जो विकल्प बी है वो सही उत्तर है। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो जो इनका क्रम है वो 12वां है। कौन सा क्रम है? 12वां क्रम है। बात करें 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के रूप में 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका जो क्रम था वो 14वां था। व्यक्ति के रूप में उन्होंने 12वां और जो कार्यकाल था उसके अनुसार वो क्या थी? 14वें राष्ट्रपति थी। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, इसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी मैरो सिंह शेखावत को पराजित किया था। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और वर्तमान समय में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। हम जानते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये मूलतः बिहार राज्य से थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और ये भी ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो ये अधिनियम बन जाता है। बात करें संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध के बारे में बताया गया है। इसमें एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर या अपनी सहमति देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने राष्ट्रपति के जो क्वेश्चंस थे उसको भी हल कर लिया। कल हम उपराष्ट्रपति और इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।